जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे। और पिछली क्लास में जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन बताया था, हमने सेल्स के बारे में यानी कि कोशिका के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। पूरे अच्छे से इम्पोर्टेंट वाले जो नोट्स होते हैं मैंने आपको बनवा दिए हैं, टॉपिक वाइज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मैंने आपको लिखवाया है हर एग्ज़ाम के हिसाब से। तो सेल वाला टॉपिक जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ सिस्टम्स। कुछ सिस्टम मतलब कि हम कुछ सिस्टम शुरू करने वाले हैं आज से। जैसे कि सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमारे एक नए टॉपिक की शुरुआत होगी और ये आपका सेकंड चैप्टर होगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका सेकंड टॉपिक। ठीक है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सिस्टम जो होता है एक तंत्र, सिस्टम यानी कि तंत्र। सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं तंत्र। और तंत्र वो चीज़ें होती है जिसके अंदर बहुत सारे अंग आपस में जुड़े होते हैं या आप भाग लेकर एक किसी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पाचन तंत्र तंत्र है ऐसा तंत्र जिसके अंदर हमारे भोजन को पचित किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। जो भी आप खाना खाते हो वो किस तरीके से पचता है आपके शरीर में और फिर वो किस तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर? पाचन तंत्र में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसकी जितनी भी क्लासेस रहेगी, 1 2 3 जितनी भी रहेगी, वो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में, यहाँ पर फुल डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा और आपके पूरे एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चाहे आप आर्मी की कर रहे हैं, आर्मी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पूरा कवर हो जाएगा यहाँ पर। यदि आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, ये फुल डिटेल में। ठीक है, और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो पाचन का मतलब पाचन का आपको समझ में आ गया है कि पाचन क्या होता है। कि जितने भी हम पोषक तत्व लेते हैं, पोषक तत्व के रूप में हम क्या लेते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, हम वसा लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं और कुछ मिनरल्स और विटामिन वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में मिलकर पूरा एक ग्रुप बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और यही पोषण हमें किन से? इन चीज़ों से मिल जाता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो जाता है। तो ऐसे पोषक तत्व जो हमारी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को पोषण तत्व, पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। कि वो हमारे शरीर में भाग भी ले रहे हैं और हमारे शरीर की ग्रोथ भी करवा रहे, डेवलपमेंट भी करवा रहे। तो इसी को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। अब इसमें कुछ न्यूट्रिशन भी होते हैं, न्यूट्रिएंट भी होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं, और कुछ अंग भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पोषण के अंदर जो चीज़ें आती है वो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन में जो चीज़ें आती है वो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, लेकिन मतलब पोषक तत्व रहेंगे। पोषण के अंतर्गत आने वाली चीज़ें क्या रहेंगी? पोषक तत्व रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अंग की बात करेंगे हम। यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी? यहाँ पर सारे के सारे अंग आएंगे जो इन चीज़ों को पचाने का काम करते हैं। तो हमारे कौन कौन से अंग हैं जो पाचन तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? तो मुख्य तौर पर 2 प्रकार के अंग होते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है? जब भी आप भोजन को बड़े बड़े अणुओं के रूप में खाते हो तो कुछ उपापचयी क्रियाएं होती है और उन उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से ये बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में बदलते जाते हैं और इसी को कहा जाता है पाचन। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे अणुओं में बदल गए, इतने छोटे अणुओं में कि वो रक्त के अंदर घुलकर आपके पूरे शरीर में परिसंचरित होते रहे। इसी को क्या कहा जाता है? पाचन कहते हैं। और रक्त के माध्यम से ही सारे अंगों में जाएंगे और आपके अंगों को क्या मिलता जाएगा? पोषण मिलता जाएगा इन्हीं पाचन अंगों के माध्यम से। तो ये हमारी पाचन की पूरी प्रक्रिया हो गई कि उपापचयी क्या होता है? पाचन तंत्र किसे कहते हैं हम? कि भोजन में होने वाली उपापचयी या हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को के माध्यम से भोजन को पचाना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या आप डेफिनेशन चाहे तो लिख लीजिए इसकी कि भोजन को शरीर में होने वाली उपापचयी को कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। उपापचयी प्रक्रिया के माध्यम से
के माध्यम से पचाना ही या छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। ठीक है। हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? पानी। पानी होगा तो आपका जो भोजन है वो आसानी से छोटे छोटे कणुओं में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपके शरीर में सही मात्रा में पानी नहीं हुआ तो आपके भोजन को पचने में समय लगेगा। ठीक है। या आप मुंह में ही ज़्यादा आपका सूखा सूखा सा मुंह है, आप सूखी रोटी खा रहे हो तो वो गले में फंसेगी। ठीक है। यहाँ पर फूड पाइप में जाने से या भोजन नलिका में जाने से दिक्कत होगी फिर। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो अंग भाग लेते हैं वो कौन कौन से अंग हैं? तो आप हेडिंग लिख लीजिए, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग। दो प्रकार से होते हैं। ठीक है। जो भी अंग पाचन क्रिया में भाग लेते हैं वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भैया पहला तो होता है आपकी आहार नाल। आहार नाल, जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल। ठीक है। एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल, इसी को कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसी को कहा जाता है। ठीक है। आहार नाल की जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है आहार नाल की? 30 फीट। 30 फीट। कहाँ से कहाँ तक? मुख गुहा से, मुख गुहा से गुदा द्वार तक, द्वार तक इसकी लंबाई पूछ ली जाती है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बताइए मनुष्य में पाई जाने वाली आहार नाल की लंबाई कितनी है? 30 फीट की होती है मुख गुहा। मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी से लेकर एनस, गुदा द्वार यानी कि एनस तक। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, इन्हें कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है। ये दो अंग होते हैं जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गई आहार नाल और दूसरा हो गई पाचन ग्रंथियां। इसके बाद बात आती है कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला जो इसका भाग होता है वो होता है मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा को कहा जाता है बकल कैविटी। बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। बकल कैविटी भी कहते हैं और ओरल कैविटी भी कहते हैं। किसे? मुख गुहा को। दूसरा जो पार्ट होता है इसका ग्रसनी होता है। ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स। ग्रसनी, ग्रसनी को कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स। तीसरा होता है ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली को कहा जाता है ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस। ठीक है। इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि सारे पार्ट्स आ जाए इसमें। फोर्थ पार्ट जो होता है इसका ग्रास नली के बाद में होता है आमाशय। आमाशय, आमाशय को उदर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहा जाता है स्टमक। स्टोमक, स्टोमक। फिफ्थ पार्ट जो होता है वो होती है आंत। आंत में आपकी दोनों आंत आ जाएगी, इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन में दो पार्ट आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकेंड पार्ट रहेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है, ये 2 पार्ट्स रहेंगे आंत में। ये हो गया पूरा आहार नाल का भाग। ठीक है, आहार नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। गैस्ट्रो ट्रैक्ट है ये ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा, दूसरा पार्ट है ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स, थर्ड पार्ट है ग्रास नली ऑइसोफेगस, फोर्थ पार्ट है स्टमक आमाशय और फिफ्थ पार्ट है आपका आंत या इंटेस्टाइन। पाचन ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो ऐसी ग्रंथियां जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती है ना। हमारे अंदर ग्रंथियां क्या करती है, हमारे अंदर ग्रंथियां 3 चीज़ों का स्त्रावण करती है, तीन चीज़ों का सिक्रेशन करती है, सिक्रेशन या स्त्रावण। पहला क्या होता है इसमें, पहला होता है इसमें हार्मोन्स, दूसरा होता है इसमें जूसेस, तीसरा होता है इसमें एंजाइम। तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस और एंजाइम जो होते हैं ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। विदाउट इनके हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं डाइजेशन में भी हेल्पफुल है, साथ ही साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इसीलिए काफ़ी मददगार होते हैं हार्मोन्स। इसीलिए हार्मोन भी ज़रूरी है। और ग्रंथियों का काम क्या है, हार्मोन का, रसों का और एंजाइमों का स्त्रावण करना। तो यहाँ पर जो ग्रंथियाँ हैं, पहली ग्रंथि का नाम है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हिंदी में इसको कहा जाता है लारीय ग्रंथि। लारी ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, लिंगुअल, सबलिंगुअल और पैरोटिड। ठीक है, दूसरा जो होता है इसमें वो होता है लीवर। लीवर यानी कि यकृत। यकृत को जिगर भी कहा जाता है, जिगर। तीसरा इसमें होता है लीवर के बाद में अग्नाशय, पैनक्रियास। अग्नाशय, ये इसके भाग हैं। अब आप बोलोगे कि लीवर और अग्नाशय ये तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले अंग है। भैया ये अंग तो हैं, साथ में ये ग्रंथियां भी हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी कि यकृत। उसके बाद अग्नाशय जो है, अग्नाशयी ग्रंथि जुड़ी होती है और इसी अग्नाशयी ग्रंथि से क्या निकलता है, इसे अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, वो यहाँ से स्त्रावित होता है। आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे भोजन को पूर्ण रूप से पचाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये इतने पार्ट हैं यहाँ पर आपके पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग। अब बारी बारी से हम ये सारे अंग पढ़ेंगे और फिर हमें पता चल जाएगा हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर, कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है। मुंह से लेकर पूरा एनस तक यानी कि गुदा द्वार तक, ये हमारे पाचन में सहायक होते हैं। खैर ये वाली चीज़ें जो है ये हर पर्सन को पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और कब कब कौन कौन से एंजाइम उसके लिए कार्य करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी है जो हर पर्सन को पता होना ही चाहिए, ताकि वो अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल करें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। चलिए, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, बकल कैविटी से। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा हमारा पहला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, मुख गुहा। मुख गुहा जिसे हम कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी इसी को कहते हैं ओरल कैविटी। मुख गुहा, या हम ऐसे बोले कि हमारा जो मुंह होता है, इसको अगर हम खोलें तो एक कैविटी, एक गुफा की तरह दिखाई देता है आपको। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, मुख और गुहा। गुहा का मतलब होता है गुफा। ठीक है, कैविटी का मतलब क्या होता है, गुफा ही तो होता है। तो जब भी आप मुंह खोलते हैं तो आपको एक गुफा जैसी दिखाई देती है या आपको गुफा जैसा महसूस होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा में सबसे पहले पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख गुहा में ही क्या होता है, लार। तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कि भोजन का सर्वप्रथम पाचन मुख गुहा में शुरू हो जाता है। यहीं पर, यहीं से लिखिए, यहीं से भोजन का पाचन
शुरू या प्रारंभ हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आपका भोजन आपके मुंह में जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि भोजन जब मुख गुहा में रहता है तो इसे क्या कहते हैं, बोलस। तो इसे बोलस कहते हैं, बोलस। ठीक है, जब आप भोजन को अपने मुख गुहा में लार के साथ मिक्स करते जाते हो, कैसे करोगे, आपकी टंग है, आपकी टीथ है, इनके माध्यम से आप पूरे भोजन को क्या करोगे, चीरोगे, फाड़ोगे, उसको बारीक छोटे छोटे कणों में बदलोगे, उसके साथ लार मिक्स होगा और मिक्स होने के बाद में वो किस पोजीशन में आ जाएगा, वो बोलस की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, उस रूप को क्या कहा जाता है, उसको बोलस कहा जाता है। ऐसे ही जब हमारा भोजन स्टमक में पड़ा रहता है पचने के लिए तो इसको काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम। ठीक है, तो जब भोजन हमारे मुख गुहा में रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बोलस कहते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो रहेगा आपका वो क्या है कि मुख गुहा में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, दो प्रकार के? तो वो होते हैं, एक आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, मुख गुहा में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और वो दो एंजाइम कौन से हैं? तो पहला एंजाइम जो है उसका नाम है टाइलिन, और दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजोइम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे मुख गुहा में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पहला है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजोइम। तो मुख गुहा में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजोइम। टाइलिन जो होता है ये क्या करता है, ये हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि यह कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च या जिसको मंड कहा जाता है, मंड में बदलता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम के माध्यम से टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, लार का ज़्यादा स्त्रावण करेगा और उस लार के माध्यम से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टार्च या मंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लाइसोजोइम। अगर आपके भोजन में कोई जीवाणु होगा, भोजन में पाए जाने वाले जीवाणु को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम क्या करता है, अगर भोजन में कोई जीवाणु चला जाता है आपके मुख में तो उसको नष्ट करने का काम किसका होता है, उसको नष्ट करने का काम होता है लाइसोसोम का। मैंने कल भी आपको बताया था, कल ने मतलब कि जो भी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है लाइसोसोम, दूसरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है एक कोशिका का अंग है, जबकि लाइसोसोम जो है ये एक एंजाइम है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख गुहा में दो प्रकार के एंजाइम है, एक तो है टाइलिन और दूसरा क्या है, लाइसोसोम। लेकिन जो मेंढक और, नोट डालकर लिख लेना कि मेंढक और जो ब्लू व्हेल होती है ना, मेंढक और ब्लू व्हेल, इन दोनों में ही लारीय ग्रंथियां नहीं होती, दोनों में ही नहीं होती, दोनों में ही लारीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती, तो इनको कोई टेस्ट नहीं पता चलेगा। सॉरी, इनका जो लार है इसके फूड से मिक्स नहीं होगा। ये एग्जेप्शन है, मेंढक और ब्लू व्हेल जो है एग्जेप्शन है।
ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें। अगर ऑप्शन में आपको कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च नहीं आया तो हो सकता है डाइसेकेराइड माल्टोज आएगा या फिर स्टार्च और माल्टोज आएगा, तो ये आपको याद रखना है। कितने परसेंट स्टार्च का पाचन हमारे मुख गुहा में हो जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। फर्स्ट नोट में तो आप लिख लीजिएगा, सेकंड में आप ये लिख लीजिएगा कि लगभग 30% स्टार्च, स्टार्च यानी कि मंड का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख गुहा में हो जाता है, तो हमें हो जाता है। इतना पता होना चाहिए आपको कि हमारे मुख गुहा में कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट हमारे मुंह में ही पच जाता है, क्योंकि वो लुगदी के जैसे बदल जाता है ना हमारा भोजन, 30% इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारा जो फूड है, हमारे यहाँ हमारा जो भोजन है, यहाँ भोजन नलिका, हमारी जो भोजन नलिका है ऐसी होती है, क्रमाकुंचन गति में होती है। क्रमाकुंचन गति बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेरिसिस्टल मोशन। आप यहाँ पर ऐसे हाथ लगाकर भी देखेंगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर ऐसे पता चल जाएगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हमारा जो भोजन है इस भोजन नलिका में क्रमाकुंचन गति के माध्यम से हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, पेरिसिस्टल मोशन बोलते हैं इसको, या क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भोजन नली से आमाशय में किस गति के माध्यम से जाता है, क्रमाकुंचन गति के माध्यम से या पेरिसिस्टल मोशन के थ्रू वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इसमें पार्ट जो रहेगा वो है इसके भाग। मुख गुहा के कितने भाग होते हैं, तो मुख गुहा के कितने भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, मुख गुहा के भाग। कितने भाग होते हैं मुख गुहा के। पहले जो भाग रहेगा वो रहेगा आपके दांत, टिथ। दूसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा आपकी जीभ, टंग। और तीसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा आपके होंठ, लिप्स। तो ये भाग होते हैं हमारे मुख गुहा के। ठीक है, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, करते जाएं साथ साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। सबसे पहले हम लिखेंगे टिथ के बारे में। पहला भाग है हमारा टिथ। टिथ या दांत। किसके बने होते हैं दांत, कैल्शियम के। ऑब्वियसली कौन सा खनिज होता है, हमारे दांतों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम है, ठीक है। फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होते हैं, तो कैल्शियम ज़्यादा होता है। कैल्शियम फास्फोरस भी लिख लो आप, कैल्शियम और फास्फोरस है। कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना। ठीक है, दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाना या भोजन की चीड़ फाड़ करना। ठीक है, दांतों का कार्य भोजन को चबाना व चीड़ फाड़ करना है। चीड़ फाड़ करना, ठीक है, ये कार्य होता है हमारे दांतों को। कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांत कैसे होते हैं, हेटेरो हेटेरोडोंट होते हैं, है ना। हम लोग मनुष्य जो होता है, मनुष्य किस प्रकार का है, किस प्रकार के दांतों वाला है, तो आप पहले यहाँ पर नोट कर लीजिए कि मनुष्य विषम दंती, विषम दंती को कहा जाता है हेटेरोडोंट। विषम दंती प्राणी है। मनुष्य में
विषम दंत पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और उन अलग अलग प्रकार के दांतों में पहला प्रकार है कृंतक। कृंतक, कृंतक, इंसाइजर या इंसीजर भी कहते हैं, कृंतक या इंसीजर। ठीक है। कृंतक दांतों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 8 होती है। ये हमारे जो सामने के दांत दिखते बड़े बड़े चौड़े वाले चौड़े वाले बोलते हैं उनको, चौड़े वाले जो सामने के टीथ आपको दिखाई देते हैं, जो बच्चों के सबसे शुरुआत में आते हैं, वो होता है इंसीजर, कृंतक दांत होते हैं। तो ये इन दांतों का कार्य क्या होता है? ये भोजन को काटते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या 8 होती है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से दांत हैं या कौन से प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं जो काटने का कार्य करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। आप देखेंगे, आप अगर कोई रोल बना कर ले रहे हैं तो सामने से ही तो कट करेंगे, यहाँ सामने तरफ रखकर ही कट करते हैं। या कुछ चीज़ें पॉलीथीन वगैरह है उसको काटना है आपको, तो आप यही इन्हीं टिप से आप इनका यूज़ करोगे, उसको कट करोगे। ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहले यही दांत निकलते हैं बच्चों के, इसीलिए बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इतना भयंकर काटते हैं, उनके दांत ऐसे बिल्कुल नुकीले टाइप के होते हैं, ऐसे काटेंगे कि पूरा निशानी बना देते हैं हमारी जिस भी जगह पर काटेंगे वो। तो ये सबसे पहले और सबसे मजबूत दांत होते हैं इंसीजर, जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या होती है 8। एक बात याद रखना, हाथी के जो ऐसे निकले हुए दांत होते हैं ना, जो दिखने वाले दांत होते हैं, वो इंसीजर टीथ ही होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कि हाथी के जो दिखाई देने वाले दांत होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, वो इंसाइजर या कृंतक ही होते हैं। नेक्स्ट है आपका कृंतक के बाद रदनक। बी नंबर पर आप लिखना रदनक। रदनक को कहा जाता है कैनाइन ट्री, कैनाइन टिथ, कैनाइन टिथ। रदनक दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 4, और ये बहुत नुकीले होते हैं। यह नुकीले दांत होते हैं। की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। अब देखो, इंसाइजर जो थे वो काटने का कार्य कर रहे थे, लेकिन कैनाइन जो है ये भोजन को फाड़ने का कार्य करेंगे। गीले हैं तो क्या करेंगे? फाड़ेंगे ना। यह भोजन को फाड़ने का, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इन्हें पता है अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे आंखों के जस्ट नीचे की तरफ कौन से होते हैं? रदनक दांत होते हैं। या जब हम स्माइल करते हैं ही, तो हमारे जो रदनक वाले टिप दिखाई देते हैं। ठीक है। जब हम स्माइल करते हैं हमारे लिप्स जो है ऐसे मूव हो जाते हैं पीछे की तरफ, तो हमारे रदनक कैनाइन टिथ ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्माइली टिथ। इन्हें स्माइली, स्माइली टिथ या फिर स्माइली टिथ, और क्या कहते हैं इनको? आंखों वाले दांत, आई टिथ, आई टिथ भी कहते हैं। ठीक है। आई टिथ भी कहते हैं। शेर जो होता है, शेर के ये वाले टिथ काफी मजबूत होते हैं, नुकीले जो होते हैं ना, रदनक ही होते हैं शेर में, ये काफी मजबूत होते हैं, चीड़ फाड़ करने के बहुत काम आते हैं, इंसानों का चीड़ फाड़ कर देते हैं वो। नेक्स्ट जो टाइप है टिथ का सी नंबर पे, वो है क्या? प्रीमोलर, अग्रचवर्णक, या हम कहें प्रीमोलर टिथ। प्रीमोलर टिथ जो होते हैं केनाइन के पास वाले ही टिथ होते हैं। ठीक है। केनाइन के पास वाले प्रीमोलर होते हैं। इनका काम क्या है? इनको भोजन को
पीसने का काम है। क्या होता है इनका काम? भोजन को पीसने का काम होता है। ठीक है। की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर की संख्या होती है 4 और सॉरी 8 होती है, और मोलर की कितनी होती है? 12। यह भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को प्रीमोलर जो है भोजन को पीसने का काम करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। संख्या पूछ ली जाती है हर एग्जाम में। की संख्या 8 होती है। ठीक है, क्लियर है इतना? जो भोजन को पीसने का काम करते हैं वो अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों मिलकर करते हैं। और अग्र चवर्णक की संख्या जो होती है वो 8 होती है, लेकिन जो चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं उन्हें उनकी संख्या कितनी होती है? वो 12 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसको मूव कर लेते हैं हम थोड़ा, ताकि यहाँ पर चवर्णक प्रकार के दांत भी आ जाए। ठीक है, अग्र चवर्णक या प्रीमोलर। इनको कहा जाता है चिक टिथ। नहीं, इनको नहीं, चवर्णक को कहा जाता है। नेक्स्ट आपके जो टिथ हैं वो हैं मोलर, टी। आएंगे चवर्णक, चवर्णक या लर। ठीक है, वर्ग क्या होता है इनका? ये भी भोजन को पीसने में सहायक होते हैं। यह भी भोजन को पीसने में सहायक है। ठीक है, भोजन को पीसने में सहायक होते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 12 होती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें चीक टीथ कहा जाता है। चीक, गाल वाले दांत। चीक टीथ या गाल वाले दांत कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य विषम दंती होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। विषम दंती यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला होता है कृंतक। कृंतक की संख्या होती है कितनी? कृंतक की संख्या होती है 8। और ये भोजन को क्या करने का काम करते हैं? ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक जो होते हैं ये बहुत नुकीले होते हैं, और फाड़ने का काम किसका होता है? रदनक का ही होता है। और इनकी संख्या 4 होती है, फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आंखों के जस्ट नीचे होते हैं, इसलिए इन्हें आंखों वाले दांत कहते हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो यही दांत दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्माइली टिथ भी कहते हैं। उसके बाद में है अग्र चवर्णक, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? या 8 होती है। और चवर्णक प्रकार के जो होते हैं इनकी संख्या 12 होती है। ये भी भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ये जो होते हैं ये चिकटित होते हैं, या गाल की तरह इधर नीचे गाल के पीछे की तरफ होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? चिकटित कहा जाता है। इसके अलावा कुछ विजडम टीथ होते हैं। विजडम टीथ यानी कि अकल वाली डाढ़ जिसको बोलते हैं, बुद्धि दंत कहा जाता है। वो एक एज में ही निकलता है, तो आप वो नोट डालकर यहाँ पर लिख सकते हो। नोट डालकर लिखना। ये हमारे दांतों में शामिल तो नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे शरीर के अवशेषी अंगों में सम्मिलित किया गया है। अवशेषी दंत को सॉरी अक्ल की दाढ़ या विजडम टिथ को हमारे अवशेषी अंगों में शामिल किया गया है, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके आने से कोई अकल वकल नहीं आती है, क्योंकि ये कब निकलती है? 18 से 28 वर्ष की आयु में निकलते हैं। और इस एज में तो आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, काफ़ी अकल आ जाती है आपको। बस कहने का है ये कि अकल की दाढ़ है। क्या है? अकल की दाढ़, या जिसको कहा जाता है विजडम, विजडम टिथ, हमारे शरीर के अवशेषी अंग में शामिल है।
अवशेषी अंगों में शामिल है, जो 18 से 28 वर्ष की आयु में निकलते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? क्लियर है सभी को इतनी चीजें? हमारे दांत जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने हैं, ज़्यादा इसमें कैल्शियम होता है। और दांत की जो अपर लेयर होती है वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो दांत हमारे धीरे धीरे सड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें भोजन फंसता जाता है और धीरे धीरे वो हमारे दांतों में सड़ाव लगा देता है। तो उसके बाद में मनुष्य जो होते हैं विषम दंती होते हैं, हेटेरोडोंट होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। एक और प्रकार के दांत होते हैं जिसको कहा जाता है विजडम टीथ या अक्ल की डांट या बुद्धि दंत भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के अवशेषी अंगों में शामिल है, कोई काम के नहीं है। इसके आने से कोई अकल वकल नहीं आती है, बस कहना का है कि अकल की डाढ़ आ गई है। ठीक है, धीरे धीरे निकलती है, एक साथ नहीं निकलती है कि अभी इस महीने में थोड़ा सा बढ़ा, फिर अगले महीने फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर अगले महीने में, या फिर हो सकता है 3-4 महीने तक रुक जाए और उसके बाद बढ़े। तो ये बस कहने को है कि अकल की डाढ़ है। किस एज में निकलती है? 18 से 28 वर्ष की आयु में निकल जाती है। उसके बाद हो सकता है काफ़ी सारी अकल आ जाए आपको। तो ये सारे के सारे दांत हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं अब हम। हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत भाग होता है वो होता है दांत का इनेमल। ठीक है, दांत का इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है तो वो होता है दांत का इनेमल। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का बल होता है। और सबसे मजबूत हड्डी या सबसे कठोर हड्डी जो होती है, कठोर हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। मैंडिबल कहाँ पाई जाती है? जबड़े में। जबड़े की हड्डी होती है मैंडिबल, जो सबसे कठोर हड्डी होती है। बोलते हैं ना ऐसा कि मेरे से बहस मत करना वरना तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। जबड़ा किसी से टूटता नहीं है असल में, इसीलिए बस कहावत है ऐसी कि जबड़ा तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो बहुत भयंकर वाला दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा वाला दर्द होता है। तो कठोर भाग अगर पूछे तो दांत का इनेमल है, और कठोर हड्डी अगर पूछे तो जबड़े की हड्डी है मैंडिबल। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अब हम। दांत कंप्लीट हो गए हैं आपके। अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। टंग, सेकंड पार्ट है आपका टंग या जीभ। किसकी बनी होती है हमारी जीभ? हमारी जीभ जो है मांसपेशियों की बनी होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती। लंबाई कितनी होती है इसकी? जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जीभ में पाई जाने वाली हड्डी जो जीभ को पकड़ के रखती है, यहाँ पर होती है हमारी एक हड्डी। तो थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, जीभ को पकड़े रहने वाली हड्डी, पकड़े रहने वाली हड्डी कौन सी है? हायोइड बोन। हायोइड बोन है, हायोइड बोन जो जीभ को पकड़े रखने का काम करती है। यहाँ से अगर ये जीभ को पकड़ेगी नहीं तो हो सकता है जीभ बाहर गिर जाए या हमारे शरीर के अंदर चली जाए, इसीलिए हायोइड बोन होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग फांसी सुसाइड करते हैं ऐसे गले में फंदा डालकर, तो उनकी जीभ लटक जाती है। क्यों? क्योंकि ये हायोइड बोन उनकी टूट जाती है, और टूटने के कारण उनकी डेथ हो जाती है, जीभ बाहर निकल जाती है और यहाँ पर दबाव होगा, यहाँ पर दर्द होगा, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो हायोइड बोन होती है, जीभ को पकड़े रखने का काम करती है। 10 सेंटीमीटर की होती है हमारी जीभ, और इस 10 सेंटीमीटर की जीभ में डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। ये हमारी जीभ है, ये वाला सबसे आगे का पार्ट है, जिसको जहाँ पर कैसा स्वाद आपको मिलता है? स्वीट, यानी कि मीठा स्वाद का अनुभव हो जाता है यहाँ पर। ये हमारा साइड वाला पोर्शन है, दोनों साइड। यहाँ का जो टेस्ट होगा
ये कैसा होगा? ये होगा सौर, खट्टा, खट्टा स्वाद होता है। यहाँ वाले पोर्शन में आपको सॉल्टी, सोल्टी यानी कि नमकीन स्वाद का अनुभव होगा। यह सेंटर में नहीं है, ये है हमारा सेंटर वाला पोर्शन जहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होता है, नो टेस्ट। ठीक है, ये हमारा पीछे वाला पार्ट है जहाँ का टेस्ट जो रहेगा वो बिटर रहेगा। बिटर यानी कि कड़वा। कड़वा टेस्ट होता है यहाँ पीछे की तरफ, कड़वा। और सबसे लास्ट में एक टेस्ट होता है जब आप कोई तीखा खा लेते हो, मसालेदार चीज़ें, तो यहाँ पर आपको टेस्ट आता है अदरक, अदरक, लहसुन या मसाले का टेस्ट। ठीक है, मसाले या अदरक लहसुन का टेस्ट आपको सबसे पीछे की तरफ आता है। तो ये हमारी जीभ है और इसी जीभ में सारे टाइप के टेस्ट हो जाते हैं। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है काफ़ी मीठे टेस्ट के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने स्वीट लिखा है। आइट साइड जब आप कुछ खट्टा खाते हैं तो आप ऐसे करते हैं, इस तरीके से आप करते हो तो वो खट्टा खट्टा टेस्ट बताते हैं, सॉर टेस्ट बताते हैं। मीठे से थोड़ा सा पीछे जो टेस्ट रहता है वो सॉल्टी रहता है, नमकीन टेस्ट रहता है। ठीक है, सेंटर में कोई टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए जब भी कोई पर्सन कोई दवाई खाता है, दवाई का टेस्ट अलग अजीब सा होता है, तो बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं टेबलेट और फिर पानी से उसको पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टेस्ट पता नहीं चल पाता है। पीछे की तरफ जो टेस्ट होता है वो कड़वा यानी कि बिटर होता है, और सबसे पीछे की तरफ कैसा टेस्ट होता है? अदरक लहसुन या मसाले का टेस्ट होता है। तो ये हमारी जीभ के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है जो आपको पता होने चाहिए। टेस्ट को बताने के लिए हमारी जीभ में क्या होता है, तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। जीभ में स्वाद का अनुभव करवाने के लिए स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? टेस्ट बर्ड्स। स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी ध्यान से कि जीभ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे डॉट 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 होते हैं, वही क्या है? वही हमारे जीभ की स्वाद कलिकाएं हैं। उसी के माध्यम से हम सभी स्वाद को अनुभव करते हैं और वही स्वाद का अनुभव हमारे मस्तिष्क तक जाता है। किस पार्ट में जाता है? मस्तिष्क के, जो आपको टेस्ट बताता है। तो हमारे जो फोर ब्रेन का थैलेमस वाला पार्ट होता है वो आपको सारे टेस्ट बताता है कि कौन सा टेस्ट किस चीज़ का है, कौन सा टेस्ट अच्छा है, कौन सा टेस्ट बुरा है। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का थैलेमस वाला हिस्सा वो हमको स्वाद का अनुभव, मतलब स्वाद का संकेत देता है। तो ये जीभ है, जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का अनुभव करवाती है। अब इनकी क्वांटिटी अलग होती है, मात्रा इनकी अलग अलग होती है। जैसे कि पुरुषों में इनकी मात्रा, पुरुषों में स्वाद कलिकाओं की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में स्वाद कलिकाओं की मात्रा होती है लगभग 2000 से 8000, 2000 से 8000। और महिलाओं में इनकी संख्या या मात्रा होती है, महिलाओं में कितनी होती है? महिलाओं में लगभग 2000 से 10,000, 2000 से 10,000। तो महिलाओं में स्वाद कलिकाएं ज़्यादा है, इसीलिए महिलाओं को टेस्ट ज़्यादा समझ में आता है। वो कुछ भी चीज़ें खाती है उन्हें तुरंत उस चीज़ का टेस्ट पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या मसाला डला हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें ऐड है। तो ये है स्वाद कलिकाएं। पुरुषों में इनकी मात्रा होती है लगभग 2000 से 8000 और महिलाओं में इनकी संख्या होती है लगभग 2000 से 10,000। ठीक है, ये स्वाद कलिकाएं हो गई। एक बात और याद रखना कि जो शेर होता है, शेर में ये स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बर्ड जो होती है वो काफ़ी नुकीली टाइप की होती है। इसीलिए अगर लगातार शेर हमारी स्किन को ऐसे टच करता रहता है, या कोई एनिमल हो गया, मान लो गाय भैंस कुत्ता वगैरह है, तो इनकी भी जो टेस्ट बर्ड्स होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और स्ट्रॉन्ग होने के कारण, हार्ड होने के कारण हमारी स्किन पर रेशे हो जाते हैं। लेकिन अगर शेर की बात की जाए तो शेर अगर आपकी स्किन पर ऐसे जीभ फेरेगा तो हो सकता है आपकी स्किन बाहर आ जाए, चमड़ी बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट स्किन होती है हमारी, तो वो स्किन बाहर आ जाती है और अंदर का मांस दिखाई देने लगता है। तो आप यहाँ पर नोट डालकर लिख लीजिएगा। लॉयन या शेर सॉरी, लॉयन या शेर की स्वाद
कलिकाएं बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण हमारे शरीर से त्वचा हट जाती है, जिसके कारण हमारी त्वचा शरीर से हट जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हो गई आपकी जीभ के बारे में। जीभ मांसपेशियों से निर्मित है, लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर होती है। जीभ को पकड़ने वाली हड्डी का नाम हायोइड बोन है। अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं इसमें, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, और मसालों का टेस्ट होता है। सभी टेस्ट को अनुभव कौन करवाता है? तो स्वाद कलिकाएँ करवाती है, टेस्ट बड्स करवाती हैं। और पुरुषों में इनकी संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में 2000 से 8000 की स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, और महिलाओं में लगभग 2000 से 10,000 ज़्यादा होती है। ठीक है, महिलाओं में। लॉयन की जो टेस्ट बड्स होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी मजबूत होती है, और हमारी तुलना में अदर जो एनिमल्स होते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, इनकी भी जो टेस्ट बड्स होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है आपको इतनी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में बताया है। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले अंगों की जानकारी के साथ में। और तब तक के लिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ जो लोग कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते हैं वो घर पर ही यूट्यूब पर देखकर अपनी सारी की सारी चीज़ें पढ़ सके, एग्ज़ाम क्लियर कर सके, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही है हमारा सपना। और प्लीज़ इस सपने को पूरा कीजिए, क्योंकि ट्रिकी तो है फौजियों का अड्डा, और काफ़ी सारे फौजी यहाँ से निकले हैं। तो आप भी अगर कुछ अपने सपनों को पूरा करना चाहते तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ट्रिकी अकेडमी यूट्यूब पर, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।